एसडीएम ज्योति मौर्य की घटना से घबराकर कुछ पतियों ने अपनी पत्नी की पढ़ाई छुड़ाकर वापस घर बुला लिया। कुछ लोगों ने बहुत मजा लिया। क्या बात है। कुछ लोगों ने बहुत मजा लिया कि ये महिलाएं अब घर में झेल रही हैं, उन्हें क्या पता कि सीमा हैदर की तरह पबजी खेल रहे। आलोक मौर्य जैसे लोगों को अपनी हास की 4 पंक्ति में बताना चाहता हूँ कि वो निराश मत हो। उनके लिए मेरे पास एक उपाय, ब्यूटी पार्लर में सेटिंग कराए लियो, चेहरे के अपने डेंटिंग व पेंटिंग कराए लियो, चेहरे के अपने डेंटिंग व पेंटिंग कराए लियो, और तब्बो जो तोहरे प्यार का मारे कोई ठोकर और टूट जाए दिल तो वेल्डिंग कराए लियो। क्या बात है, क्या बात। दोस्तों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। इस समय ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य का मामला इस समय पूरे भारतवर्ष का बन गया है, ट्रेंडिंग में है। सब लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अपने तरीके से दे रहे हैं। अधिवक्ता हों, चाहे कवि हों, पत्रकार हो, समाज सेवी हों, राजनीतिज्ञों का फिलहाल अभी तक प्रवेश नहीं हुआ, अभी इतना कुशल है, नहीं तो मामला दूसरा बन जाता। हमारे साथ हैं इस समय डॉक्टर ताराचंद तन्हा जी, अयोध्या से। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, बहुत विख्यात, मतलब इनका फैलाव पूरे भारतवर्ष का, जब से सोशल मीडिया आ गई तब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो गया है। आपका परिचय बता दें कि आप सोनी सब टीवी वाह वाह प्रोग्राम में मेगा विनर रह चुके हैं, और आपको स्विफ्ट कार मिली है। हालांकि कंजूस हैं, इन्होंने कार नहीं लिया। जिस मकान में बैठा हूँ उस मकान में पैसा इन्होंने लगाया, भी बता रहे थे। सोनी टीवी में ही वाह वाह के जो है कविता में छुपे रुस्तम का भी सम्मान आपको मिला है। विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ बिहार से विद्या वाचस्पति सम्मान, विद्यासागर और गौरव सम्मान भी यहीं से मिला है। और इसके साथ साथ साहित्य गौरव सम्मान राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान सचिवालय उत्तर प्रदेश की तरफ से, उत्तर प्रदेश से के मुख्य सचिव के हाथे आपको साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। मेरे पन्ने कम पड़ जाएंगे, जगह की ज़रूरत है, कितना सम्मान मिला है। एक शायद ही कोई क्षेत्र छोड़े हैं जो कि सकारात्मक है, दूसरा क्षेत्र की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ढेर सारी शुभकामना, आपको अयोध्या दर्पण में स्वागत है। नमस्कार। कहाँ से शुरू करूं, मेरी समझ नहीं है। पहले तो बता दूं, कल आपसे बात हुई तो बहुत अच्छा, मैंने कहा भैया कल ना कहीं आप शनिवार को दिन ना रखिए, रविवार को रखिए, क्योंकि यार दाढ़ी नहीं बनाए हम। तो बहुत अच्छा रीज़न दिया। हमने कहा इनको बिना बताए उस कैमरे पर ही मैं बताऊंगा। मतलब इतने धर्म करने वाले, संस्कारों से इतना आज भी इन्होंने सजोए हुए हैं। हाथ से कभी से फिलहाल अपेक्षा नहीं की जाती, लेकिन डॉक्टर लगा है ना, डॉक्टर एक संस्कार का उत्प्रोत है। और डॉक्टर हैं, एक परिचय बता दूं कि ये डॉक्टर हैं, बिना नाड़ी देखे काम करते हैं, बिना आला लगाए काम करते हैं। बीपी शुगर डायबिटीज़ के डॉक्टर हैं। इन्होंने हाथ से लोगों के मतलब स्वास्थ्य को इन्होंने ठीक किया है पूरे भारतवर्ष में। आपका परिचय तो इतना तो बहुत हो गया ना। आप तन्हा जी, ट्रेंडिंग विषय इस समय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? इस समय हम शब्दों की नारी पकड़ते हैं। ट्रेंडिंग विषय इस समय पूरे भारतवर्ष में ज्योति आलोक मौर्य का चल ही रहा। मतलब प्रेम और बेवफाई के किस्से इस समय पूरे देश का विषय बने हुए हैं। ज्योति और आलोक मौर्य का प्रकरण, आपका क्या कहना है इस विषय पर? आपकी क्या राय रखते हैं? देखिए, एक कविता के माध्यम से मैं अपनी बात रखता हूँ कि ज्योति मौर्य की घटना से घबराकर, एसडीएम ज्योति मौर्य की घटना से घबराकर कुछ पतियों ने अपनी पत्नियों की पढ़ाई छुड़ाकर, अब देखिए जो संदेश भी छिपा हुआ है, एसडीएम ज्योति मौर्य की घटना से घबराकर कुछ पतियों ने अपनी पत्नी की पढ़ाई छुड़ाकर वापस घर बुला लिया। कुछ लोगों ने बहुत मजा लिया। क्या बात है। कुछ लोगों ने बहुत मजा लिया कि ये महिलाएं अब घर में झेल रही हैं, उन्हें क्या पता कि सीमा हैदर की तरह पबजी खेल रही हैं। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन इस पर अपने विचार नहीं व्यक्त किए, आपकी क्या राय? देखिए, बहुत छुपे रुस्तम हैं तन्हा जी, विवादों में नहीं पड़ना चाहते, बहुत शातिराना अंदाज से, शातिराना नहीं कहेंगे, शब्द थोड़ा गलत है, निकलना चाहते हैं। आपके अपने क्या विचार हैं पूरे घटनाक्रम पे? देखिए, वाकई में आलोक मौर्य की इस घटना से तो पुरुष वर्ग आहत हुआ ही है कि जो सफाई कर्मी की नौकरी कर कर और अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे से पत्नी को एसडीएम तक पहुंचाता है और उसकी बेवफाई ने उसको तोड़ दिया।
इस कदर तोड़ लिया कि मैंने सोशल मीडिया पर देखा, वो बिलख बिलख रो रहा था। तो बहुत बड़ी घटना तो है ये कि जय उसके उम्मीदों पर पानी फिर गया कि अपनी जीवन साथी को एक मुकाम दिलाने के बाद उसके साथ इस तरह की बेवफाई की उसने। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जीवन साथी का एक जो साथ होता है, हमसफ़र जिसे कहा जाता है, उस हमसफ़र की एक तरह उसको साथ देना चाहिए था और उसके हौसले को उड़ान का पंख देना चाहिए था। तो गलत तो किया ही ज्योति मौर्य ने, लेकिन फिर भी मैं आलोक मौर्य जैसे लोगों को अपनी हास की 4 पंक्तियाँ बताना चाहता हूँ कि वो निराश मत हो, है ना। उनके लिए मेरे पास एक उपाय है कि जाए कि ब्यूटी पार्लर में सेटिंग कराए लो। क्या बात है। जी जी। जाए कि ब्यूटी पार्लर में सेटिंग कराए लो, चेहरे के अपने डेंटिंग व पेंटिंग कराए लो, चेहरे के अपने डेंटिंग व पेंटिंग कराए लो, और तब्बो जो तोहरे प्यार का मारे कोई ठोकर, और टूट जाए दिल तो वेल्डिंग कराए लो। क्या बात है, क्या बात है। तन्हा जी का कहने का मतलब जीने के लिए बहुत से बहाने हैं, मरना चाहिए तो भैया फांसी लगा के मर जाओ। ये चीज़ सही है। अगर हम बुलंद हौसले के साथ जीना चाहते हैं तो ठीक है, एक ज्योति मौर्य गई, जाने दीजिए, आप अपना हिम्मत मत हारिए, है ना। तो इस तरह घटना दूसरी ज्योति मौर्य ले आइए। हाँ, है ना। तो ये तमाम तरह घटना इस तरह से हो रही हैं जो सामाजिक विसंगतियां हैं। क्या आपको लगता है ये नारी सशक्ति का एक प्रतिबिंब है ज्योति मौर्य? नारियों का जो सशक्तिकरण का अभियान चल रहा है, इसका ये परिणाम आ रहा है? देखिए, नारी सशक्तिकरण तो आलोक मौर्य ने बखूबी निभाया है। अगर देखा जाए तो आलोक मौर्य ने इस पर बहुत बड़ा काम किया। नारी सशक्तिकरण के लिए उसने अपना पूरा जीवन की जो कमाई वो लगा दी, लेकिन उस नारी सशक्तिकरण के लिए कि ये हास का उपहास बन गई है, ज्योति मौर्य ने ऐसी घटना जो कर दी, है ना। तो इसके लिए तो मैं साधुवाद देता हूँ आलोक मौर्य जी को कि नारी सशक्तिकरण का उन्होंने बखूबी निर्वहन किया। ये तन्हा जी, अगर इस तरह से निर्वहन का इसी तरह से रिजल्ट आना है तो ये कैसा निर्वहन हुआ? नहीं, उसने देखिए अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया है, एक नारी को मजबूत करने के लिए, शिक्षा से मजबूत करने के लिए, है ना। तो पूरा साथ दिया, अपनी पत्नी का पूरा साथ दिया। मतलब एक सफाई कर्मी होकर, है ना। आप उसको यहाँ देखिए, उसकी सोच देखिए, नारी सशक्तिकरण के लिए उसने अपनी सफाई कर्मी की पढ़ाई, मतलब आमदनी से अपनी औरत को पढ़ा लिखा रहा है, मजबूत कर रहा है। लेकिन उसके बाद क्या रिजल्ट आया, ये आप सबके सामने है। क्या आपको लगता है कि आज के समय में जो अपने टैलेंट के बल पे, अपनी योग्यता के बल पे अधिकारी बन रहे हैं, लेकिन नैतिक शिक्षा हुआ करती थी बचपन में, एक नैतिकता का अभाव होने के कारण जो एक समाज के प्रति, देश के प्रति, परिवार के प्रति जो उनके कर्तव्य हैं, उनका बोध नहीं हो पा रहा लोगों में? नहीं, देखिए, उसके पीछे कई कारण है। नैतिक शिक्षा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि पहले एक सब्जेक्ट होता था नैतिक शिक्षा, हमने भी पढ़ी है। और नैतिक शिक्षा में जो चैप्टर होते थे कि वाकई में आदमी के अंदर एक नैतिकता आ जाती थी, नैतिकता का बोध कराती थी। और कई चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अब हम एकल परिवार में बस गए हैं, पहले संयुक्त परिवार होता था। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो आज के जो ये घटनाक्रम हो रहे हैं इसके जो है कारण बन रहे हैं। संयुक्त परिवार में होता था कि पूरा परिवार एक दूसरे से जुड़ा होता था, है ना। और अब सब मनमर्जी हो गए हैं, किसी का किसी के ऊपर दबाव नहीं है ना। तो ये सब भी कारण बन रहे हैं। और अब ऑनलाइन पढ़ाई हो रही, पहले सोशल मीडिया, भाई सोशल मीडिया से आज ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। पहले अभी आपसे चर्चा हो रही थी कि पहले गुरु को हम फॉलो करते थे, उनकी हर एक्टिविटी को हम देखते थे, है ना। अब सारी पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है। तो ये सब कारण हैं जो नैतिकता का पतन हो रहा है। ठीक, हम विकास कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं ये सभी कारण हैं जो हमारी नैतिकता का पतन हो रहा है। जी, हास की तरफ आपका रुझान हुआ। देखिए, कोई कुछ बनता है तो उसके पीछे एक रीजन होता है।
मतलब जैसे कविताओं में भी कहा जाता है कि गज़ल में बंदिश अल्फाज ही नहीं काफ़ी, जिगर का खून भी चाहिए गज़ल के लिए। तो गज़ल जो लिखता है, जो गंभीर प्रवृत्ति का लगता है, कहीं न कहीं चोट पाया रहता है। आपको भी तगड़े से कहीं से कुछ लगी, हाथ से बने थे? देखिए, सच्चाई तो ये है कि जो दुनिया को हंसाता है वो अकेले में कितना रोता है। क्या बात, बहुत बड़ी बात आपने कहा, है ना। सबसे बड़ी पीड़ा ये होती है कि वाकई में वो अकेले में कितना रोता है, उसके वो आंसू किसी को दिखाई नहीं देते, है ना। मेरी 2 पंक्तियां हैं और इसी से सारी बात सामने आ जाएगी कि संबंधों के इन पंजों का, क्या बात है, संबंधों के इन पंजों का जहरीला नाखून हुआ। संबंधों के इन पंजों का जहरीला नाखून हुआ। खून का रिश्ता था लेकिन अब रिश्ते का ही खून हुआ। क्या बात है, क्या बात है। खून का रिश्ता था लेकिन रिश्ते का ही खून हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक हास कवि के अंदर एक पीड़ा के रूप में छिपी होती है। वो अपनी उस पीड़ा को व्यक्त न करके और समाज को हंसाने का प्रयास करता है, चूँकि वो तो रो ही रहा है। तो हंसाने का जो मैंने टॉपिक चुना तो एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण ये भी है। मिला के ताराचंद तन्हा जी लीपे हुए हैं ऊपर से, जैसे होता नहीं गोबर से लीप दिया जाता है। अंदर कितनी भी पीड़ा हो, कितनी खाबड़ हो, कितना भी उबड़ खाबड़ हो, उसको ऊपर से, ये शायद प्रश्न किसी ने किया नहीं होगा आप अभी तक। सब लोग केवल आपको यूज किए इनको खाली यूज किया गया मनोरंजन के रूप में। इनकी कविता से लोग बहुत लाभान्वित हुए, बहुत हंसे, बहुत खेले, लेकिन एक दर्द जरूर होता है जी। देखिए, दर्द की बात जो है कि दर्द तो एक रचनाकार जो है ना, रचनाकार दर्द से ही उसकी रचनाएं निकलती हैं। अब जैसे मेरा एक दोहा है। एक बात है तन्हा जी, ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि आपकी कुछ कविताएं सारी इंटरनेट पे तैर रही हैं इस समय। आप एक अयोध्या की नहीं है, वही घर के मुर्गी साग बराबर मैंने तो पकड़ लिया। कुछ लोग तन्हा जी की हवा भी नहीं पाते, समय लेना पड़ता है, किराया भाड़ा खर्च करते हैं, हमारा बगल मकान में ले लिया। लेकिन आपकी जो कविताएं तैर रही हैं इस समय पूरा पर, इनका जो है, इसका परिणाम ये होता है कि एक बार मैं भी आया था इंटरव्यू करने, फट से कॉपीराइट आ गया। ये तो तन्हा जी है तन्हा जी है बेचारे, कहे भैया ऐसा है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने पाएगी। हालांकि मैंने नेट उसको आप डाल सकते हैं कि एक इंटरव्यू मुझे लिया था तन्हा जी का, और कॉपीराइट आया, उसके बावजूद उसको मैंने पब्लिश कर दिया आपके कहने पे। तो उसको आप देखिएगा इंटरनेट पर जाकर। हाँ, कुछ कह रहे थे। हम ये कह रहे थे कि एक दोहा मेरा देखिए संवेदना का, कि रोटी की चिंता उसे मिल जाए 2 जून, और कांप रहा था ठंड से बेच रहा था ऊन। क्या बात है, क्या बात है। कांप रहा था ठंड से बेच रहा था ऊन। तो रचनाकार जो होता है ना, रचना उसके अंदर दर्द, पीड़ा, संवेदना, सामाजिक कुरीतियाँ, तमाम बातें होती हैं। जब तक संवेदनशील नहीं होगा कलम चल ही नहीं सकता। ये सच्चाई यही है ना। और एक दोहा मेरा यूँ सुनिए कि पानी पानी मांगता रहा एक लाचार, पानी पानी मांगता रहा एक लाचार, और बिन पानी के मर गया जहाँ थे पानीदार। क्या बात है बिन पानी के मर गया जहाँ थे पानीदार। तो ये सब विसंगतियाँ हैं। आप कुछ फिल्मों में हीरो बनने जा रहे हैं कि लिखने जा रहे हैं? नहीं, हमारी फिल्में जो है बनने जा रही हैं। फिल्म में काम नहीं करेंगे? नहीं, अभी तो राइटिंग का काम चल रहा है। मैं आपको जानकारी ले दे, चेहरा मोरा बाल सलामत है, चेहरा मोरा फिट फाट है, बिना दाढ़ी बनाए मिलना भी नहीं चाह रहे थे जी, लोग साउथ का हीरो कहते ही हैं है ना। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी मेरा लिखा, रामायण के भी हीरो हैं, भगवान रामचंद्र जी भी, कृष्ण जी भी ऐसे सांवले ही थे। अभी मेरा लिखा एक बॉलीवुड सॉन्ग माहिया में मैं तेरा हो गया, ये मुंबई की एक बहुत बड़ी कंपनी लॉन्च करने जा रही है। और इसके साथ साथ एक मेरी फिल्म लिखी हुई है जिसका स्टोरी, गीत और संवाद सब मैंने लिखा है। उस फिल्म का नाम है गीत नहीं ये गीता है। क्या बात है, क्या बात है। ये भी एक कंपनी से आश्वासन मिल चुका है, संभवतः इस अक्टूबर 2023 में इसका मुहूर्त स्टार्ट हो, ऐसी संभावना पाई जा रही है।
तो मैं फिल्में लिखने का, फिल्म में गाने लिखने का काम कर रहा हूँ। अभी तो वक्त बताएगा कि रोल करता हूँ कि नहीं करता हूँ। अच्छा, किस कवि साहित्यकार से आप प्रेरित हुए तन्हा जी? देखिए, सच में तो मैं बता दूं कि मुझे कबीर दास जी बहुत ही मतलब प्रेरणादायक, मैं उनसे प्रेरणा लेता हूं और मैं उनको फॉलो करता हूं। क्या ऐसा चीज़ उनमें अच्छा लगता है आपको जिसके लिए फॉलो वो देखिए, देश के पहले व्यंग्यकार मैं उनको मानता हूं, और जितनी बेबाकी से उन्होंने अपनी बात कही बिना शिक्षा के, और आज शिक्षा पाकर भी लोग अशिक्षित जैसा काम कर रहे हैं। इतने शिक्षित होने, शिक्षित ही अशिक्षित का काम कर रहे हैं, हाँ, अशिक्षित तब भी ठीक है। सब तभी ठीक है। तो कबीर दास साहब का जो है एक एक दोहा, जिस पे लोग पीएचडी कर रहे हैं, है ना, और वो बगैर शिक्षा के उन्होंने लिखा। और क्या सीख दिया कि उस समय एक मतलब वाक्य था, प्रचलित था कि जो मगहर में मरेगा वो गधा होगा। तो वो काशी से मगहर चले आए और तब से मगहर का दिन संवर गया, है ना। तो ये एक संत की सोच थी, इसको आम आदमी नहीं वहाँ तक नहीं सोच सकता। को काफ़ी चीज़ें कबीर साहब के, मैं तो उनके समाधि पर भी गया हूँ। मगहर महोत्सव कब सम्मेलन होता था, मैं रात में 1-1, 2-2 बजे उनके समाधि स्थल पर जाके बैठता था, तो बड़ा सुकून मिलता था। तो ये चीज़ें हैं, मैं उनसे काफ़ी प्रेरणा लेता हूँ। उनके 2-2 पंक्तियों में, दोहों में जो बात कही दी गई है, और मुझे तो नहीं लगता कि उनसे बड़ा कोई हमेशा वो प्रासंगिक रहे हैं। कबीर चाहे उस समय रहे हों, आज हों, आवाज़ भी सिविल की जितनी भी देखिए, आज भी सही एनालिसिस विश्लेषण करने के लिए अगर दिया जाता है कंप्यूटर को, तो कबीर पहले होते हैं। कबीर पहले, जी जी। तो वही मेरा कहना है कि उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, और वो देश के पहले व्यंग्यकार हैं, मेरा ऐसा मानना है, और मैं उनको बखूबी फॉलो करता हूँ। ताराचंद तन्हा जी हैं आप, इनसे एक तो समय की या तो सीमा ना हो तब तो बात कीजिए इनसे, क्योंकि आप भरे हैं, आप समुंदर हैं। वही होता है ना कि इतने अच्छे व्यक्तित्व, मतलब किसी भी पार्टी, कोई भी पार्टी झंडा लगा के चली जाए पीछे, उसको देखते नहीं। मैं भी देख रहा था, झंडे पे मेरा ध्यान था। मतलब किसी का भी झंडा ऐसा नहीं नोचा जाए यहाँ पे, सबका लग सकता है। आप तन्हा जी हैं, आप भी से मैंने ले ही लिया कि जैसे कभी होता है कहीं न कहीं चोट जरूर पहुंचती है। ऐसे फक्कड़ी स्वभाव के लोग भी बच नहीं पाए आज समाज से। आज भी इनसे लोग ईर्ष्या जलन करने वाले अपना काम कर रहे हैं, और आप अपना काम कर रहे हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको तन्हा जी, ऐसे आगे बढ़ते रहिए। हम लोग फिर दोबारा आएंगे आपके पास। धन्यवाद आपको। धन्यवाद।